अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। नए हफ्ते की शुरुआत के साथ ही बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी चार्ज नज़र आती है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के उनके हाथ से छिन जाने के बाद जो सूरत हाल बनी है, उसमें दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये जानती है कि बज़ाहिर मुस्तकबिल में उनकी पार्टी की स्टैंडिंग चाहे पार्लियामेंट हो चाहे सूबाई असम्बलियाँ हों वहाँ कहाँ नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर जो बाकी सूबों में इतनी मजबूत पोजीशन में नज़र नहीं आती है। महज एक सूबे तक महदूद रहने वाली सूबाई जमात जो कि सूबाई हुकूमत तो तश्कील दे चुकी है, लेकिन उस सूबाई हुकूमत की बेसाखियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती या टूटती नज़र आ रही हैं। गंडापुर साहब के बारे में कहा जाता था कि खान साहब के बड़े कारकुन शुमार किए जाते थे, डेडिकेटेड वर्कर थे, लेकिन बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि गंडापुर साहब के हवाले से भी जो रेजिस्टेंस की फ़िज़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। एक तरफ कुछ दिनों पहले तक जब बजट पेश करने का टाइम था तो ये कहा गया कि उनकी हुकूमत गिराई जाने की कोशिशें हो रही हैं। जब वफाकी हुकूमत की तरफ से इस तासुर को रद्द कर दिया गया तो अब ये लग रहा है कि शायद वजूहात कुछ और हो सकती हैं और मुमकिन तौर पर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात भी हो सकते हैं। लेकिन अब एक नया कॉज सामने रखा गया है और वह है फाटा के जम ये किए जाने वाले इजला, और उसके हवाले से जो वफाकी हुकूमत की तरफ से कमेटी बनाई गई है, क्योंकि कई साल से फाटा के जो कोर इशूज़ थे, जो वादे उनसे किए गए थे उनको जम करने से पहले, उसमें से कोई भी वादा ऐसा नहीं था जो कि वफ़ा हो सका था। और बड़े अरसे से वहाँ से ये आवाज़ें भी आ रही थी कि जो तरक्याती फ़ंड्स के नाम के ऊपर अरबों रुपए उनको तफवीज़ होने थे, जो NFC अवार्ड्स के थ्रू तमाम सूबों से उनको मुंतकिल होने थे, किसी भी स्टेप के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो फाटा के लिए ये कमेटी जो थी वो बड़ी इसकी शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी। लेकिन जब हुकूमत की तरफ से ही इवेंचुअली ये कदम उठाया गया है तो PTI इस तासुर को रद्द कर रही है और ये कह रही है कि ये उन मकासद को मीट नहीं करता है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुल्की सिनेरियो में हमने देखा है कि जहाँ ये मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, वहीं इंटरनेशनल सतह के ऊपर हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। NDU में आज उन्होंने जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनसे ख़िताब किया और उसके बाद बड़ी हद तक उन्होंने 2-3 चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से थी और उन्होंने वो वाजे करने की कोशिश की। एक तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान किसी तौर में भी इस जंग में एक कदम भी पीछे नहीं था और ये तासुर कि पाकिस्तान ये जंग जीता है, इस तासुर को अभी तक भारत हज़म करने में नाकाम है और वो अपनी शिकस्त को इवेंचुअली तस्लीम करने से भी गुरेज करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी एक बात उन्होंने ये भी वजाहत की कि जो बैरूनी हिमायत के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लग रहे हैं, यानी जो विक्ट्री थी वो सोली पाकिस्तान का क्रेडिट थी और आप इस विक्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं ये कहकर कि वो पाकिस्तान ने किसी की मदद से हासिल किए, तो इस तासुर को भी उन्होंने बड़ी हद तक रद्द किया है। अब बज़ाहिर ये देखना होगा कि आया किस हद तक पाकिस्तान अब सिफारती और सियासी सतह के ऊपर इन तमाम चीज़ों को आगे लेकर चलता है। इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ है, बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो आज NDU में ख़िताब किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इशू है, इसके ऊपर पहले आपका कमेंट चाहूँगी एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कि क्या समझते हैं सर कि बैरूनी हिमायत के इल्ज़ामात के तासुर को उन्होंने कहा है कि जी रद्द होना चाहिए, ये एक विक्ट्री कोर पाकिस्तान की अपनी विक्ट्री थी, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो अभी तक अपनी हार को डाइजेस्ट नहीं कर सका, यानी कि अभी तक वो ये तस्लीम ही नहीं करा कि वो किस तरीके से जंग में हारा है। आप क्या समझते हैं कि आखिर वजह क्या है कि भारत अपना झूठा प्रोपेगेंडा के वो सो कॉल्ड इस जंग में जीते हैं वो आखिर फैलाने की कोशिश क्यों कर रहा है, वो हजीमत छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि उस चंद रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत का क्या हाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि भारत जो है वो अपने ज़ख़म चाट रहा है और उसको बड़ा सुबकी का सामना करना पड़ा है इस तमाम तर मामले के ऊपर, जो 6 और 7 की रात और उसके बाद फिर जो 10 तारीख को तमाम तर इवेंट्स अनफोल्ड हुई हैं। अब भारत को ना सिर्फ उस वक़्त बल्कि उसके बाद जब हाई लेवल डेलीगेशन भी गए तो जब पूरी दुनिया में और वर्ल्ड कैपिटल्स में तमाम तर पाकिस्तान का बयानिया और पाकिस्तान की जो एक फैक्चुअल पोजीशन थी वो पूरी दुनिया को जब हमने इन डिटेल बताया मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स के साथ, तो ज़ाहिरी बात है कि उनको इदराक था इस चीज़ का। उसी ही वक्त भारत की भी एक डेलीगेशन गई हुई थी और मुख्तलिफ बल्कि डेलीगेशंस मुख्तलिफ कैपिटल्स में गई थी और भारत की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक ब्लो था तमाम तर मामले के ऊपर कि भारत की बात करने पे जो है कोई मुल्क कान धरने के लिए राज़ी नहीं है और वो यकीन करने के लिए राज़ी नहीं है। अब वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल फील्ड मार्शल साहब ने बिल्कुल सही दुरुस्त बात की है कि ये एक टोटली फॉल्स कंकॉक्टेड जो है स्टोरी कुकअप की है भारत ने कि शायद पाकिस्तान को कोई बैरूनी मदद हासिल थी।
हमें बिल्कुल इस बात का पता है कि भारत को जो बैरूनी मदद हासिल थी वो किसकी मदद हासिल थी, और लेकिन इस तमाम तर मामले के बाद हमने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह भारत को और उसके साथ जो बैरूनी ताकतें भारत के साथ थीं उनको शिकस्त हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह तौर पे आपके सामने है, वर्ल्ड स्टेज पे भी आपके सामने है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हासिल की है अल्लाह के करम के बाद, और मैं समझता हूँ हमारी अफ़वाज ने जो एक बड़ा सेंट्रल रोल प्ले किया है, और अक्रॉस द बोर्ड वेदर दैट्स एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आर्म फोर्सेस, मतलब तमाम ने एक सिंक के साथ, हुकूमत के साथ, एक ऐसे सिंक के साथ जो भारत को शिकस्त दी है, उसकी मिसाल नहीं आपको मिलती। अब भारत को और कोई बयानियाँ गढ़ने या और कोई बयानियाँ बनाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। एक तो उनको डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और इंटरनेशनल स्टेज पे, और उसके साथ साथ लोकल पॉलिटिक्स में भी जो उनके मुल्क की अंदरूनी सियासत है, उस इन तमाम फ्रंट्स के ऊपर भारत को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और जब ये शिकस्त खुर्दा होने के बाद भारत के पास अब कोई और मंजन बेचने के लिए नहीं है, तो अब वो पूरी दुनिया को शायद ये एक झूठी मनगढ़ंत कहानी जो है, जो स्याह सबाक से हट के है, कि शायद पाकिस्तान को कोई बैरूनी सहूलतकारी मैसर थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने जो कुछ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर किया, और पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा होकर अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी थी, और पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम तर लोग जो हैं वो एक पेज पे थे। तो अब भारत को कम से कम ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि ये झूठी और मनगढ़ंत कहानियों से और जो मंजन बेचने की कोशिश भारत कर रहा है, उससे उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला। वकील साहब, थोड़ा सा अब मैं सियासी एस्पेक्ट्स पे आपकी राय चाहूँगी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी थी या रहनुमाओं का जो एक पैनल था, उसने एक ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि जो कबायली इलाकों से मुतालिक एक हुकूमती कमेटी बनाई गई है जिसके कन्वीनर बनाए गए हैं अमीर मुकाम साहब, उसको रद्द किया जाता है और उसमें कोई PTI की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, उनकी कंसेंट शामिल नहीं है। आप इस इशू के हवाले से क्या करना चाहेगी ख़ुद हुकूमत भी? लेकिन सना साहिबा, इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी के साथ देखने की ज़रूरत है कि बिल्कुल 25वीं तरमीम हुई और उसके बाद फाटा के जो एरियाज़ हैं, जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं, वो KP में ज़म हो गए और KP सूबे का हिस्सा अब वो बन चुके हैं। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि पिछले कुछ हफ्ते पहले अगर आप देखें तो कुरम एजेंसी में जो सिचुएशन थी वो आपके सामने थी। जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो कंसिस्टेंटली प्रिवेल कर रही है, जो एक वहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा सूबे की हुकूमत के हवाले से, या वहाँ पे जो जिरगा सिस्टम राइज है, जो उनको लोकल कस्टम्स हैं, जो लोकल कस्टमरी उनकी चीज़ें हैं, उनको अगर अहमियत नहीं दी जा रही, तो मैं समझता हूँ कि ये सूबे की तरफ से नाइंसाफ़ी है। कमेटी बना देना, वफाक ने कमेटी बनाई, वो कोई गुनाह नहीं है या कोई इलीगल एक्ट नहीं है इस तमाम तर मामले के ऊपर, और वो प्रॉपरली एक लीगल स्टेप है। हमने बिल्कुल इसी तरह देखें, मिसाल के तौर पे जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के ऊपर कमेटी एक बनी है, वो पूरे मुल्क से जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे डेटा भी मंगा रही है, उनके साथ इंगेज भी कर रही है। तो मैं समझता हूँ एक गवर्नेंस इश्यूज़ के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी सिचुएशन और काउंटर टेररिज्म के ऊपर बिलखसूस, और वहाँ पे जो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिरगा सिस्टम के हवाले से, कम अज़ कम उसको इस हवाले से ज़रूर देखा जाए। सूबे को चाहिए कि वफाक के साथ इंगेज करे इस तमाम तर मामले पे, और ये कह देना कि वफाक ने शायद कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल स्टेप उठाया है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बड़ा रीज़नेबल लॉफुल स्टेप है, जिसमें मैं समझता हूँ कि सूबे को चाहिए कि वफाक के साथ मिल के जो है इस तमाम तर मामले को एड्रेस करना चाहिए, और वहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी भी बातचीत जो है वो होनी चाहिए और सुननी चाहिए, और उनकी भी जो गुजारिशात हैं, ये जो बारूजात हैं, उनको भी इनकलकेट करना चाहिए। ये फरमाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के गिराए जाने की बड़ी खबरें चल रही हैं और इसमें वफाकी हुकूमत क्या कोई रोल अदा करती नज़र आ रही है JUI फे और ANP को साथ मिला के? क्योंकि अगर एक खौफ मौजूद है PTI की गवर्नमेंट को, तो वफाकी हुकूमत से ही बुनियादी तौर पर मौजूद होना चाहिए। देखिए, ये अपने आप को एक सियासी रेलेवेंस के हवाले से बयान तो ज़रूर हो सकता है KP हुकूमत की तरफ से या PTI की तरफ से, अपने आप को एक सियासी विक्टिम के तौर पे पेश करने के लिए आवाम के सामने, लेकिन इसका हकीकत से कोसों दूर जो है ताल्लुक़ नहीं है। और उसकी मिसाल मैं आपको दे दूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, लेकिन हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इस स्टेज पे जब 12 साल से एक ही सियासी जमात बरसर इक़्तिदार उस सूबे में है,
और वहाँ पे जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया, जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन के वहाँ पे इश्यूज़ हैं, जो हेल्थ केयर में इश्यूज़ हैं, जो एजुकेशन में इश्यूज़ हैं, जो दीगर डिपार्टमेंट्स में इश्यूज़ हैं, जो तमाम तर सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, उन पे अगर नहीं सूबे की हुकूमत कोई कान धर रही या कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही अपने सूबे की आवाम को, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के जो है हम कोई ऐसा स्टेप उठाएं। ये बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं है और ना इसमें कोई सदाकत है। हमारे एंड पे ना कोई ऐसी बात हुई है इत्तेहादियों के साथ, ना कोई ऐसा मामला डिस्कस हुआ है और ना ही ऐसा कोई स्टेप होने जा रहा है। सूबे का जो सीएम है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है। उसने सूबे को तबाह बर्बाद करके रख दी है और वो ख़ुद भी अपनी पार्टी की सियासत को भी, अपने सूबे की हुकूमत को भी सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड पे चल रहा है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएँ और फिर तमाम तर स्टेप्स वहाँ से लें। लेकिन ये फरमाएगा कि जो आर्टिकल 62-63 के हवाले से उन्होंने संगीन नताइज का हवाला दिया था, आपकी अपनी राय क्या है? क्या इस किस्म के स्टेटमेंट से जो सियासी माहौल है वो मज़ीद ज़्यादा टेंस नहीं हो जाएगा सूबाई सतह के ऊपर? देखिए, एक बड़ा डिफ़िकल्ट लीगल प्रोपोजिशन है और उसकी वजह यह है कि मैं बज़ाते ख़ुद एक तो अपनी ज़ाती राय में ये समझता हूँ कि ऐसी कोई रवायत नहीं डलनी चाहिए कि अरकान असम्बली को स्पीकर जो हैं वो डिसक्वालीफाई करें। ये उनका काम नहीं है। वो हाँ रेफरेंस भेज सकते हैं, रेफरेंस की हद तक बिल्कुल वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक मेजर है, एक लीगल मेजर है, उस पर वो बिल्कुल राय अपनी रख सकते हैं और भेज सकते हैं। बदतमीज़ी और तूफ़ान बदतमीज़ी जो पीटीआई के अरकान करते हैं और ये क्रॉस द बोर्ड है, मतलब ये सिर्फ सूबाई असम्बली का इशू नहीं है, ये हमारे इधर नेशनल असम्बली का भी इशू है। और उसकी ज़िंदा मिसाल अभी बजट सेशन के दौरान आपने देखा, तोड़ फोड़ जब की तो पूरा साउंड सिस्टम जो था या स्पीकर सिस्टम जो था या माइक सिस्टम जो था वो तमाम तर सिस्टम डिसमेंटल कर दिया इन्होंने अपोजिशन आयल से। अब यहाँ पे वो स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हुआ। अब वहाँ पे पेपर फाड़ के हवा में फेंक देना, प्ले कार्ड्स लेके आना, वहाँ पे लड़ाई करना, ऐसी इखलाक से गिरी गुफ्तगू करना, एक मतलब नेम कॉलिंग करना, एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना जो शायद उस ऐवान में क्या आप बाहर किसी निजी महफिल में भी इस्तेमाल करने से कतराएंगे। तो एक तर्ज तो रहा है इस सियासी जमात का और सियासी जमात से जितने भी लोग वाबस्ता हैं उनका एक डिमीनर तो है, बिहेवियर तो है, वो इसी तरह की बात करते हैं, वो इसी तरह की जो है तमाम तर इक़दामात उठाते हैं। अपने आप को हाउस के अंदर जो रूल्स ऑफ बिज़नेस एंड प्रोसीजर है उसके थ्रू कंडक्ट करना होता है। जो पीटीआई वाले या उसके अरकान असम्बली, चाहे वो सूबे में हो या वफाक में हो, उनका कोई लेने देना नहीं है। एक बहरहाल स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक इक़दाम उठाया है। अब उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या रूलिंग देता है या उस पर क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि रेफरेंस का जो डिसीजन है वो सिर्फ स्पीकर का काम है कि रेफरेंस भेज देना और रेफरेंस का फ़ैसला 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ही करेगा और इलेक्शन कमीशन का ही काम है और उसी की सवाबदीद है वो उस पर क्या रूलिंग देगा या क्या डिसीजन देगा। अकील साहब, मखसूस नशिस्तों के बारे में फरमाइएगा कि वो डिसीजन तो अब आ गया है, लेकिन आप नहीं समझते कि पंजाब असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी स्पेसिफिकली अब ये जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी जो आइनी हैसियत है और जो नंबर्स में उनकी जो बर्तरी है वो बड़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हुई है। पीटीआई आपको कहाँ पर खड़ी नज़र आती है अब इस सिचुएशन में? देखिए, अब इसके अलावा तो और कोई फ़ैसला नहीं आ सकता। मतलब ये एक रिव्यू था और रिव्यू जो है वो लिमिटेड होता है इन स्कोप अनलेस एंड अनटिल ग्लेयरिंग लीगल मिस्टेक्स या लीगल एरर्स कमिट किए गए हों, नॉन रीडिंग मिस रीडिंग ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो, जो कि थी इस फैसले में, जिसके ऊपर जो है वो रिव्यू दायर हुआ था इस तमाम तर मामले के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इसके बाद तो और कोई गुंजाइश नहीं रह सकती या कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि इसको फर्दर किसी फोरम पे चैलेंज किया जाए या चैलेंज कर सकते हैं पीटीआई वाले, बिकॉज़ ये अब एक फाइनलिटी अटेन कर गया है तमाम तर मामला। और हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल पोजीशन में है। पंजाब में भी हमारी पार्टी की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल है और वफाक में भी हमारी पार्टी की पोजीशन अलॉन्ग विद आवर एलाइज, हमारे इत्तेहादियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल है, क्योंकि इत्तेहादी हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़े थे और हम बिल्कुल अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं और इत्तेहादियों के साथ इंशाल्लाह ये 5 साल मुकम्मल करेंगे।
लेकिन सर ये फरमाएगा कि क्या मुस्तकबिल में इस किस्म के फैसले अगर आते हैं तो उससे आप नहीं समझते कि सियासी जमातें अपने आप को कमज़ोर पोजीशन पर महसूस करेंगी कि कभी भी कोई अदालती फैसला आ जाए और उसके बाद उनकी जो फुटिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग के बजाय बड़ी वीक फुटिंग पर आ जाए और फिर किसी भी सतह के ऊपर किसी सियासी जमात को कभी भी कमज़ोर या मजबूत कर दिया जाए? क्या ये इक़दाम दुरुस्त होगा? देखिए, एक इसकी एथिकल कंसिडरेशन है और एक इसकी लीगल कंसिडरेशन है। एक आइन और कानून का तालिब इल्म होने के नाते फिर मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे आइन और कानून के साथ खड़ा होना है। जब इतनी जो लीगल मिस्टेक्स की गई पीटीआई की कानूनी टीम की तरफ से, उस पार्टी को ज्वाइन किया गया जिसने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था, और फिर उस पार्टी को ज्वाइन किया जिसके अपने चेयरमैन जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, तो फिर आइन और कानून भी किसी चीज़ का नाम है। मतलब आइन और कानून से हट के या बाला ताक होके तो सिर्फ एथिकल कंसिडरेशंस पे फैसला नहीं किया जा सकता। अब जो आइनी और कानूनी पोजीशन है उसको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हैं और यकीनन गवर्नमेंट की पॉलिसी की भरपूर इक्कासी भी कर रहे थे। अब देखना होगा कि आया हुकूमत की तरफ से तमाम इक़दाम की बात तो की गई है, लेकिन अमली तौर पर क्या कुछ किया जाता है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद कुछ सियासी तज्जिया भी इन तमाम इशूज़ के ऊपर लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इशूज़ हैं, यकीनन पाकिस्तान की जो पॉलिसी है बड़ी क्लियर नज़र आती है, ख़ास तौर पर जो पड़ोसी ममालिक हैं जिसमें भारत सर फहरिस्त है। पाकिस्तान यकीनन भारत के हवाले से ढके छुपे अल्फाज में बड़े अरसे से गुफ्तगू करता आया है। मेरा ख्याल है कि पिछले चंद माह के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितना चपकलिश रही है और जो जंगी सूरत हाल रही है, उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिसी में यकसर ये तब्दीली ज़रूर आई है कि पाकिस्तान अब बड़े क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ भारत के बारे में गुफ्तगू करता है और इसकी मिसाल हमें मुख्तलिफ जगहों पर देखने को भी मिल रही है। आज फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने NDU यूनिवर्सिटी में खिताब किया और उसमें बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया। एक तो भारतीय मुहिम जोई जिस तरीके से शुरू की गई, उसमें जो दावे किए गए, पाकिस्तान ने उनका जिस तरह पर्दा चाक किया और ख़ास तौर पर भारत को जिस तरह मुंह की खानी पड़ी। बड़े वाज़े तौर पर आर्मी चीफ ने आज ये भी कहा है कि भारत ने अभी तक अपनी हार को कबूल नहीं किया और ना ही इंटरनेशनली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार है कि उसको पाकिस्तान से उस जंग में शदीद तरीन नाकामी का मुँह देखना पड़ा है। यकीनन एक ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान की पॉलिसी के साथ जो बैनुल-अक़वामी महाज के ऊपर भी पाकिस्तान की पोजीशन है, जो बज़ाहिर कुछ वक्त पहले तक आइसोलेशन का शिकार नज़र आता था, बड़ी हद तक वो ख़त्म भी हुई है और उसको ख़त्म करने में पाकिस्तान की जो स्ट्रेट पॉलिसी थी अकॉर्डिंग टू डिफेंस, जो हमारे इशूज़ थे, वो बड़ी हद तक उसमें उसने बड़ा रोल अदा किया है। लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान को किस हद तक अब इसको सिफारती महाज के ऊपर इस जंग को जारी रखना है, उन तमाम इशूज़ में जो कि बलूचिस्तान के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के दीगर बॉर्डर्स के हवाले से भारत के इंटरफेरेंस के सबूतों की सूरत में मौजूद है। इस पर पाकिस्तान की लीडरशिप को और सिफारती जो हमारे पास टीम्स हैं उनको बड़ा खुलकर काम करने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो साहब इसमें बड़े आउटस्पोकन हैं, मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इशूज़ के ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं। भारत जिस तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा था माजी में, उसके ऊपर खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं और भारत का असल चेहरा दिखाने में दुनिया को बड़ी हद तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इसमें मज़ीद क्या कुछ किया जा सकता है, इसके ऊपर ज़रा तफसीली बात करेंगे और फिर ये कि जो सियासी पस मंज़र इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है उसको भी किस हद तक पाकिस्तान को ओवरकम करने की ज़रूरत है। इन इंटरनेशनल इशूज़ को अगर सामने रखा जाए, इनको का मैं आता करेंगे और प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आमिर इलियास राना साहब। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर भाई, सियासी तमाम एस्पेक्ट्स पे तो मैं बाद में बात करूंगी। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो गुफ्तगू की है, पहले उस पर एक क्विक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि भारत के हवाले से तो बड़ा खुलकर उन्होंने बात की, लेकिन जो वो इशारतन जिक्र कर रहे थे कि रीजन में भारत का जो अमल दखल रहा है और जो कुछ भारत ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की, अब उसका कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा बैनुल-अक़वामी सतह पर। आप क्या समझते हैं कि भारत में इस हवाले से अब जो सिचुएशन है, किस हद तक पाकिस्तान की तरफ से ऐसे जब रिमार्क्स आ रहे हैं तो किस तरीके से फेस करेगा भारत इंटरनेशनली भी? देखें, फिलहाल तो वो डोमेस्टिक इश्यूज में फंसा हुआ है और मोदी ने, आपको पता है, पहलगाम खुद अपने बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा रचाया और फिर वो गुस्से में पागल हो गए। वो समझते थे कि भाई पाकिस्तान का कोई वैल्यू ही नहीं रखता, सारी दुनिया मेरे साथ है। उसके ऊपर कमाल ये हुआ कि दुनिया ने क्वेश्चन कर दिया उनके कि जी पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि वो जो डिप्लोमेटिक कोर को ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा कि ये पैटर्न है पाकिस्तान का। अब दुनिया को ये पता था कि पैटर्न ये इंडिया का है, जो कनाडा में भी ओपन हो चुका हुआ था राख इन कार्रवाइयों का, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, और पाकिस्तान से तो शुरू से ही रहा। लेकिन उनकी उस वक्त से सिफारतकारी यही थी कि पाकिस्तान को ही हर चीज का मुर्द इल्जाम ठहराया जाए। लेकिन इस गेम में शहबाज शरीफ ने जब काकुल एकेडमी में जाके खिताब किया और दुनिया को ऑफर की, तो
तो दुनिया कुछ समझ चुकी भी थी, कुछ पहले आंखें बंद की थी, लेकिन जब उन मुल्कों में खुद आंच पहुंची रा की, तो उनको समझ आ गई थी कि ये आपे से बाहर हो रहा है। तो उन्होंने जब उसको क्लियर किया कि भाई सबूत दे, फिर उन्होंने अटैक किया, जिसके जवाब में हमने उनके त्यारे गिराए। हम्म। और फिर जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने बाद में 10 तारीख की सुबह देख लिया, कि जो कुछ 4 घंटे में हमने उनके साथ किया। अब बार बार वो मुसलसल मुख्तलिफ हरबों से मान तो रहे हैं, उनके फौजी मान रहे हैं, उनकी सियासी हुकूमत नहीं मान रही कि उनके साथ हुई क्या है, उन्हें जिल्लत आमेज शिकस्त किस तरह दी है पाकिस्तान ने। तो बहुत अरसे से हमारी तरफ से खामोशी थी और वो मुसलसल बयानात दे रहे थे। हमारे तो बिलावल भुट्टो गए, एक मुकदमा पेश किया। तो आज जब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ वहां गए हैं, तो उन्होंने पूरा जो आपने जिक्र किया खित्ते के हिसाब से भी, और बताया कि इंडिया अगर हमारे इकोनॉमिक हब पे, एक हमारी बंदरगाहों पे, हमारे जमीनी हवाई जिस रास्ते से भी कुछ करेगा, तो वो सोच ले कि उसका अंजाम क्या होगा। तो ये एक प्रॉपर मैसेज था। अमेरिका आने के बाद से खामोशी थी मतलब हमारे फील्ड मार्शल की, कि कोई किसी किस्म की बात नहीं हो रही थी, और इंडिया मुसलसल धमकियां दे रहा था और बता रहा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो हमने फिर एक नपतुल्ला बयान आज जारी कर दिया है जो फील्ड मार्शल का है, और ये पूरी दुनिया में देखा और सुना जा रहा है। इसके ऊपर तबसरे भी आएंगे, और जाहिर है जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे इंडिया में भी डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, आपने भी बिलावल भुट्टो साहब का भी हवाला दिया। अब ये जो बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है कि भारत को उन्होंने कहा कि जो मुल्जिमान हैं उनको हवाले किया जाए। ऑब्वियसली इस पे अब भारत में तो बड़ी मतलब तकलीफ मौजूद है, लेकिन आप समझते हैं कि इस पे किस हद तक पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी है, उसको कोइंसाइड करता है, या ये पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली है? क्योंकि उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे आके ये स्टेटमेंट दिया है। देखिए, इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस भी बोलेगा, इदारे भी आ जाएंगे बातचीत, लेकिन ऑब्वियसली जब हम उन्हें हम जहत एक प्राइम मिनिस्टर ऑफर कर रहे हैं टॉक्स का, कि आप कश्मीर पे भी करें, दहशतगर्दी पे भी करें, तिजारत पे भी करें, तो जब आपने बात करनी है तो सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं करनी, सिर्फ इंडिया पे नहीं करनी, दोनों मुल्कों पे होनी है। तो जब हम कहते हैं कि जी दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है, तो हम भी अपने सबूत देंगे और वो भी सबूत देंगे। और ये एक गैर जानिबदार मुल्क में जब भी कभी तय होगा कि पहली बातचीत शुरू होनी है, तो वहां पे आगाज तो इसी बात से होगा ना, कि हम सिर्फ कोई पहलगाम पे तो नहीं ना बातचीत करने के लिए आ रहे। पहलगाम पे तो हमने कह दिया इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को कि ले आए, और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन जो गैर जानिबदार लोग हों, TOR, तो उसके तय कर लें और कर लें। उससे तो इंडिया भाग रहा है, क्योंकि सबूत नहीं है उनके पास किसी किस्म के भी। अब जो एक पॉलिसी के तहत मुज़ाकरात होंगे, तो उसमें सब चीजें होंगी। उसको बेशक हम किसी भी पहलू पे ले जाएं, लेकिन अगर हमसे वो ताउन करेंगे, तो हम भी तो मजबूर होंगे ना। कोई TOR तो तय होंगी ना आपस में ताउन की, कि हाँ जी इस हद तक हम जाएंगे, माजी में कितना पीछे जाना है, और अब मुस्तकबिल के लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा दोनों मुल्कों का। वो जब बातचीत होगी, ये उसी तनाजुर में बात हो रही है। अच्छा, अब आमिर भाई थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एक तो पहले मुझे ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में इतने दिनों से ये एक रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि जी CM खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जाने वाली है, बजट भी इसलिए बड़ी जल्दी में वो लेके आए। आपको एक तो लगता है क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कह दिया, वफाकी गवर्नमेंट ने, कि जी हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर आपके ख्याल में ये ख़तरा क्यों महसूस किया जा रहा है KP गवर्नमेंट को कि वो उनके दिन गिने जा चुके हैं? देखें, एक तो अमीर मुकाम इसने, अली अमीन गंडापुर ने जो बात कही, वो अपने ऑडियंस को सही करने के लिए थी कि जी देखे गवर्नमेंट ना चली जाती अगर बजट चला जाता। लेकिन आज ही अमीर मुकाम ने कहा है ना कि कोई चीज बैदज इम्कान नहीं है, कोई चीज खारिज इम्कान नहीं है, कि पूछा जाएगा, देखा जाएगा हालात के मुताबिक। मौलाना फजल रहमान से भी बात होगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगी, लेकिन हमें देखना ये होगा कि मैंने खुद ये खबर दी थी, और मैं उस पर अभी हूं मौजूद, कि 21 जुलाई को सेनेटर्स के इलेक्शन है KP में, 11 सेनेटरों के। तो उसमें बहुत कुछ पता चलेगा कि खुफिया वोटिंग में PTI के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो 35 अरकान आज़ाद हो गए, वैसे तो सारी असम्बली आज़ाद हो गई है, वो क्या वो किसी पार्टी के तो ना रहे, तो वो किस उसमें आएंगे कि वो खुफिया वोटिंग में, माजी में भी PTI के लोगों ने वोट बेचे हैं और अपनी पार्टी से हट के लोगों को वोट दिए हैं। तो पहले तो देखा जाएगा कि कैंडिडेट कितने फालतू अपोजिशन मुत्तहिदा तौर पे उतारती है, और फिर वो कितने कामयाब होते हैं। उसी का सिलसिला, इस कामयाबी के नतीजे में अगला सिलसिला अदम एतमाद की तरफ बढ़ेगा, उससे पहले नहीं। अच्छा, लेकिन आपने अभी JUI-FA का जो हवाला दिया, तो JUI-FA से तो खुद PTI ने दरख्वास्त की है कि जी आप खुदारा हमारे खिलाफ वोट नहीं करिएगा, और ANP ने पहले ही कह दिया है कि हम ऐसी किसी भी डिस्टेबिलिटी के एलिमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है, मतलब दोनों सूरतों में?
देखिए अभी तो इम्कानात पे बात हो रही है ना, तो पहला इम्कान तो जो होगा वो है सेनेटरों के इलेक्शन में वो क्या अपोजिशन गेन करती है, मुत्तहिदा रहती है या नहीं रहती। मुत्तहिद नहीं रहती तो फारिग होगी ना। अगर ये मुश्तरका कैंडिडेट नहीं लाएंगे तो ये जीत भी नहीं सकते। आपस में भी जो मखसूस नशिस्तें ओपन मेरिट पे इनको मिलती हैं वो भी नहीं ले सकेंगे। तो ये इत्तेहाद तो इनका होना है, और ये कितने तोड़ेंगे कैंडिडेट, कितने खरीदने वाले आएंगे, वो आपसे और हमारे से छुपे नहीं भी होंगे। नाम पता चल जाएगा कि कौन है किसके पीछे और कौन है सामने। तो वो आएंगे, तो उसके नतीजे में, क्योंकि अब कानूनी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की 12 जुलाई के 8 जजों के अक्सरियती फैसले की एक तशरीह का पॉइंट था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है, जिसके नतीजे में बैरिस्टर गौर भी कह रहे हैं कि हमारे वो 35 अरकान आज़ाद हो गए हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला कहीं नहीं जाएंगे। तो वो पता चलेगा खुफिया में भी, और फिर इसमें कामयाब होते हैं तो फिर नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सिचुएशन बनेगी, जहां पे कानूनी तौर पे अगर बार ना हो कि आप किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो आपको तो 63A के तहत वोट देने के बाद नाअहल भी नहीं करार दिया जा सकेगा, अगर ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक, ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता है अगर ऐसा पॉसिबल हो। अच्छा, ये जो खान साहब की बहनें बार बार कह रही हैं कि जी माइनस इमरान खान कर रहे हैं, माइनस इमरान खान, उसमें उन्होंने गंडापुर साहब को भी बीच में ले आया, पूरी केपी हुकूमत को भी बीच में ले आया। आपके ख्याल में ऐसा कैसे वैसे हो जाएगा कि खुद पीटीआई एक ही सूबे में और वहाँ भी उनको खान साहब को वो माइनस कर दे? वो क्यों ये सारी बातें आपके ख्याल में कर रही हैं? देखिए उनके भाई हैं, उनके जज्बात हैं, और वो समझती हैं कि जब इमरान खान ने उन्हीं के जरिए मैसेज दिया था कि आप बजट पास नहीं करेंगे जब तक मुझसे मुशावरत नहीं होगी, और उन्होंने पास भी कर दिया, तो वो एक जज्बाती उस लम्हे में उन्होंने कहा कि ये तो माइनस इमरान खान हो गया है, क्योंकि इमरान खान के अहकामात थे। अब वो पूरी पार्टी उसके दिफा में वजाहतें पेश करती फिर रही है, छोटे और बड़े तमाम जो ओहदेदार हैं कि नहीं खान से नहीं, हम मुशावरत करेंगे, हम बजट में चेंज कर लेंगे। लेकिन उन्होंने तो यही बात कही ना कि माइनस तो हुआ है, और 2 दफा दोहराई बात। अब कल वो फिर मिलेंगी, और कल उन्होंने फिर लेके जाना है। एक तो शाह महमूद कुरैशी का अगर पैगाम वो नहीं लेके जाती खत को, तो फिर ये बिल्कुल ही अजीबो गरीब कहानी होगी कि वो लीडरशिप जो जेल में मजबूर है वहां पे लाहौर में, और वो कह रहे हैं बातचीत करें और तस्दीक ना करें। एक तो उसका जवाब आना है, दूसरे अली अमीन गंडापुर को जाहिर है ये जो उन्होंने जज्बाती तकरीर की कि जनाब हम तहरीक चलाएंगे और ये कर देंगे, जिसके जोर है निकाल ले। ये वो इमरान खान को भी कह रहे थे ना असल में, तो कि भाई मुझे ना निकालना, क्योंकि अब अगर इमरान खान कहते हैं कि गंडापुर रिजाइन करो, या वो कहते हैं असम्बली तोड़ो, और ये दोनों नहीं मानते, तो फिर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट तो दूसरी तरफ चली जाएगी ना, कि उन्हें दूसरे लोगों के सहारों की जरूरत हो जाएगी। अली अमीन का अपना भी एक ग्रुप है, लेकिन उसमें मौलाना फजल रहमान के साथ उनके बहुत ज्यादा वहाँ इलाके के हैं। जैसे गवर्नर हैं वो एक ही सीट के तीनों उम्मीदवार होते हैं, कि DI खान सिटी से ये लड़ते हैं इलेक्शन, और वहां पे उन सबका अपना अपना हल्का है। लेकिन ये इकट्ठे भी हो जाते हैं, दोस्त और दुश्मन कोई सियासत में बदलते हुए देर तो नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास रावत हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी। यकीनन जो सूबाई सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल का इन्होंने इशारा दिया, बज़ाहिर तो एक टूट फूट का अमल है जो कि PTI के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद एक अपोजिशन की हैसियत से यकीनन पार्लियामेंट में जो प्रेजेंस है PTI की वो बदस्तूर मौजूद रहेगी, और उस तासुर को रद्द नहीं किया जा सकता। और शायद यही वजह है कि हुकूमत भी ये कोशिश करेगी कि वो PTI को साथ लेकर चले, लेकिन यकीनन एक कमज़ोर अपोजिशन हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद कुछ दीगर इशूज़ के बारे में भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट के बाद बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत मज़ीद मजबूत हो रही है और अपोजिशन मज़ीद कमज़ोर हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई बहुत ज़्यादा चॉइसेस मौजूद नहीं है, और उनकी तरजीह यही है कि कानूनी चाराजोई जिसके ऊपर बहुत कम तकिया किया जा रहा है और उम्मीदें भी बहुत कम बांधी जा रही हैं, वो ज़रूर की जाए, लेकिन पार्लियामेंट में एक मौसर अपोजिशन की हैसियत से भी आवाज़ उठाने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अब बज़ाहिर हर गुजरते दिन के साथ फ़ाल किरदार अदा करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मद्देनज़र रखा जाए, वो भी गंभीर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कोर इशूज़ हैं उनके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बात करती हुई नज़र आ रही है। जो जम किए हुए अजला थे, ये एक ऐसा पुराना टॉपिक था जिसके ऊपर बड़े अरसे से बात हो रही थी, लेकिन अब बड़ा वोकल होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बड़ी तफसीली इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके ऊपर जो मसाइल के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की लोग सामना कर रहे हैं उसका भी जिक्र किया गया। बड़े अरसे से दरीना मसला था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर बज़ाहिर नैरेटिव कोई बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आज इस तरह खुलकर बात की गई और ये भी वजाहत करने की कोशिश की गई कि ये जो जमशुदा अजला है
इसके ऊपर जो कमेटियाँ बनाई गई हैं बुनियादी तौर पर वो हुकूमती कमेटियाँ हैं और उसमें खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी बज़ाहिर उस तरीके से मौजूद नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर कोर इशू को समझा जाए तो फिर बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले डोमेस्टिकली अपने जो लोगों के अवाम के जो इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और उसके बाद दीगर इक़दामात की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मसला PTI की गवर्नमेंट को इस वक्त सूबे में ये दरपेश है कि गवर्नेंस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल तो हैं ही, फिर करप्शन की दास्तानें हैं और सबसे बढ़कर जो मसला है वो इस वक्त ये है कि PTI की जो हुकूमत है और उसकी जो लीडरशिप है उसमें जो दरारें हैं वो ख़बरें ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका बैक वक्त PTI की लीडरशिप इस वक्त सामना कर रही है और दूसरी तरफ खान साहब की जो फैमिली है वो भी ये इल्ज़ामात लगा रही है कि माइनस इमरान खान का जो फार्मूला है वो खैबर पख्तूनख्वा में गर्दिश कर रहा है। इतने तमाम स्पेकुलेशंस में PTI का फ्यूचर हम किस तरीके से देख रहे हैं पार्लियामेंट में भी और ऐवानों से बाहर भी, इसके ऊपर बात करने के लिए कैसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो PTI का बड़ा दरीना हिस्सा भी रहे हैं और PTI की पॉलिटिक्स को, उनकी तर्ज सियासत को बड़ी हद तक समझ। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर मैं पहले तो जानना चाहूँगी कि आप खुद भी एक वकील हैं और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि इससे बज़ाहिर तो अपोजिशन कमज़ोर हुई है मज़ीद और हुकूमत तो मज़ीद मजबूत हुई है और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि वो तमाम अराकीन जिनको कुछ अरसे के लिए डिसमिस किया गया था, जो हुकूमत की तरफ से पहले इन नशिस्तों के ऊपर नॉमिनेट किए गए थे, उनकी इन तमाम महीनों की जो तनख्वाहें हैं वो भी उनको माशाल्लाह से दी जाएंगी। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या आइन की रूह के मुताबिक फ़ैसले पर अमल दरामद अब सही मायनों में हुआ है या इन रिजर्व सीट्स के ऊपर आपको लगता है कि वाकई PTI का हक़ था जो हक़ उनसे छीना गया है? देखिए, बात यह है कि मुल्क कौन सा आइन के मुताबिक चल रहा है जो हम कहें कि अदालत ने बड़ी कोई गैर आइनी फैसला दे दिया है। मसला तो ये है कि जो असम्बलियाँ ही फॉर्म 47 पे बनी हुई हों, उनसे जो निज़ाम ही फॉर्म 47 पे बना हो, आप कितना उसके साथ जो है वो तवक्को करेंगे कि वो कोई बड़ा कोई फेयर सिस्टम होगा। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ 9 फरवरी जो अभी तक चल रहा है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा सियासी तौर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है। कहाँ पे हम क्वालिटी डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे और आज तो जो वजीर आजम की पोस्ट है वो हमने डाउनग्रेड ही कर दी है। यानी आप देखें कि उनको कॉल भी जो है वो स्टेट जो वज़राए ख़ारजा हैं वो बड़े मुल्कों के फ़ोन करके हमारे वजीर आजम से बात करते हैं। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ सिस्टम जिसमें हम चल रहे हैं और ये एक हार्डकोर रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली। तो मेरे ख्याल में तो हुकूमत ने बड़ी ज़्यादा ज़्यादती की, मतलब इस फैसले से पहले भी तो आपने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली थी, तो आप तो वैसे ही 27वीं भी करवा सकते थे। तो ये रही सही छोटा मोटा जो एक भरम था अदालत का, पार्लियामान का, वो भी आपने ख़त्म कर दिया। तो इसके नतीजे में एक जो जनरल है आदमी, जो एक जनरल पॉपुलेशन है हमारी, वो तो यही समझती है कि ये बिल्कुल ही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डेमोक्रेसी वगैरह ये सब जो है वो ख़त्म है और हमें अब नई रियलिटीज़ के साथ जो है वो समझौता करना चाहिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ जो इस निज़ाम की अपोजिशन है यानी PTI है, उनके पास भी बड़ी मीडियोकर लीडरशिप है, हिकमत अमली नहीं है, सिस्टम जो है उसके अपने वो बड़ा मजबूत हो गया है। आम आदमी में तो बददिली है काफ़ी। लेकिन फवाद साहब ये फरमाएगा कि चलिए अब जो भी सिनेरियो है PTI को इसी सिस्टम में साथ रहकर चलना है। आप क्या समझते हैं कि अब इस कशीदगी को कम करने के लिए क्या ऑप्शंस अपोजिशन के पास मौजूद है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर वीक पोजीशन के ऊपर अपोजिशन जा चुकी है तो फिर इनिशिएटिव तो या दोस्ती का हाथ जो है वो पहले अपोजिशन की तरफ से बढ़ना ज़रूरी है। देखिए, PTI को प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत कोई ये समझिए कोई मॉरलिटी वगैरह, कोई आइन कानून, अवामी राय, ये कोई इस हुकूमत के नज़दीक कोई इम्पोर्टेंस अभी तक किसी एक फैसले में भी आपने देखा है कि उनको वो नहीं लगता और नीचे से ऊपर तक यही हाल है। मसलन आप देख लें कि मरियम नवाज के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म होता है रोज़ाना, जिस किस्म की चीप पब्लिसिटी वो करती हैं, लेकिन आपने एक दिन भी नहीं देखा होगा कि वहाँ पे कोई एहसास हुआ हो। इसी तरीके से पार्लियामेंट के अब तो मिनिस्टर्स जो हैं वो टीवी पे ही आके कह देते हैं कि नहीं हाइब्रिड सिस्टम ही चल रहा है और यानी इस हुकूमत के अंदर कोई ऐसी अभी तक हमने देखी नहीं कि जिसमें कोई कुछ भी मॉरल चीज जो है वो हो और जिसमें उन्होंने कोई पॉलिटिकल मोरालिटी की कोई परवाह भी की हो।
26वीं आईनी तरमीम हमारे सामने है, अदालतों के फैसले हमारे सामने, एंड दे बिलीव दैट ये उनकी कामयाबी है कि वो एक कोएर्जन के ऊपर, जबर के ऊपर निज़ाम जो है चला रहे हैं, और वो समझते हैं उनकी कामयाबी है। ये फरमाएगा फवाद साहब कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत को बदलने और उनको हटाए जाने की जो अफवाहें हैं बड़े हफ्तों से गर्दिश कर रही हैं, आपको लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन ज़ेर गौर है जिसमें पार्टी के लोग या फिर वाकई पार्टी से बाहर भी कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है जो गंडापुर साहब को तब्दील करना चाहता है? गवर्नमेंट तो बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन अब वो तो आखिर तक, जब तक वो घर हुकूमत नहीं भेज देते, वो यही कहेंगे कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पीटीआई के पास अब अली अमीन, तो जिस तरह आपने कहा, उन्होंने जो है वो, मुझे भी उन्होंने यही कहा है कि कोई इशू ही नहीं है, कोई मेरी हुकूमत घर नहीं भेज सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आदमी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होता है, उसको आमतौर पे आखिर में पता चलता है कि वो घर जा रहा है। मेरी नज़र में तो पीटीआई को चाहिए था कि वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिल के सेनेट का इलेक्शन लड़ती, वो मिल के केपी की हुकूमत जो है वो बनाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब भी मुझे नज़र नहीं आता कि पीटीआई में कोई ये सोच है कि हमने एक अपोजिशन को इकट्ठा करना है, हमने अगर इस हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाजी तहरीक चलानी है तो कम से कम अपोजिशन की जमातें तो हमारे साथ हों। इस किस्म की कोई सोच पीटीआई में भी मुझे नज़र नहीं आई। और आप देखें कि वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई अलहदा है, हुकूमती जमातों से लड़ाई अलहदा है, और अब वो समझ रहे हैं कि ये भी काफ़ी नहीं था, तो उन्होंने फैसला किया कि हमने सारी अपोजिशन पार्टियों से भी लड़ना है। तो आप ऐसे लोगों को फिर क्या आप राय दे सकते हैं? लेकिन ये फरमाएगा फवाद साहब कि किस हद तक आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब पार्टी को भी साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के वर्कर्स और लीडरशिप से नहीं मिलता है? सर, इशू ये है कि जो केपी की गवर्नमेंट है पीटीआई की, वो सिर्फ एक ही मुद्दे को लेके, एक ही बात को लेके जो है वो वजूद में आई है, और वो ये थी कि वो इमरान खान को की रिहाई के लिए जो थी वो काम करेंगे। अब जब 2 साल होने वाले हैं और केपी की हुकूमत इमरान खान को रिलीज नहीं करा पाई, तो अब ये जो सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ये बुनियादी तौर पे कारकुनान का वो फ्रस्ट्रेशन है जो कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर निकल रही है। उसकी वजूहात जो भी हों, फैक्ट इज के केपी की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर इमरान खान को रिहाई नहीं दिला सके, और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा जो एक समझिए कि सिमरिंग है जो कि केपी में इज गोइंग ऑन। और ना वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है कोई अपनी चीज़ें कंफर्टेबल कर सके हैं, और ना ही पीटीआई के अंदर जो है उनकी अब कोई उस तरह की आवाज़ जो है वो मौजूद है। ये एक और भी मसला है, ये फरमाइएगा कि पीटीआई के जो जमशुदा अजला हैं उनके लिए एक हुकूमती कमेटी बनाई गई है, उसको आज पीटीआई की केपी की लीडरशिप भी मौजूद थी, बैरिस्टर गौर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि जो ये कमेटी तश्कील दी गई है वो उन तमाम एजेंडाज को हासिल नहीं कर सकती जो बुनियादी मकसद होना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, वो तो हमारे मुल्क में वो मुनीर न्याजी ने कहा ना कि इस मुल्क पे आसेब का साया है कि क्या है, हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता। हम पूरी जो बलूचिस्तान था उसको परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ए क्लास कर दिया। जरदारी साहब आए बाद में, उन्होंने सारा मामला रिवर्स कर दिया और पूरा बलूचिस्तान दोबारा बी क्लास कर दिया। यानी पुलिस की जो अमलदारी है वो सिर्फ कोयटा तक रख दी, बाकी बलूचिस्तान में पुलिस ही नहीं है, सब पे एफसी दे दी, जो सारे जो है वो लोकल सरदार भर्ती करते हैं। वी आर कमिटिंग अनदर ह्यूज मिस्टेक बाय ट्राइंग टू रिवर्स केपी के अंदर जो हमने इस्लाहात लाई थी। अगर बजाय इसके कि आप केपी को जो है वो 3 सूबों में डिवाइड करें, पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटिवली, सिंध को आप डिवाइड करें, आप दोबारा जो है वो वापस जा रहे हैं 1947 के फॉर्मूले पे। यानी जो सफ़र आपने, बजाय इसके कि आप वहाँ पे जो कोई मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं वो लेके आए, वहाँ पे कोई लोगों को जो है वो कोई इल्म से रोशनास करा सकें, आप दोबारा लोगों को जो है वो तालिबानाइजेशन की जो सिस्टम्स हैं, ट्राइबल जो सिस्टम है उनमें धकेल रहे हैं, जिसका ऑल्टरनेट आपने बनाया ही नहीं वहाँ पे। जो पंजाब ने, मैं आपको बताऊं, केपी ने तो दिया हिस्सा, बट सिर्फ पंजाब ने हिस्सा दिया। सिंध ने सबसे ज़्यादा ज्यादती सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने की, जो सबसे गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि ये जनाब जुल्म हो गया और कि इसको इकट्ठा करें और हम पैसे देंगे। बिलावल भुट्टो ने तकरीरें की और बाद में मुकर गए, और सिंध ने एक पैसा जो है वो नहीं दिया।
ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद भी गंडापुर साहब और उनकी हुकूमत एक ट्रस्ट का जो लेवल है वो कायम क्यों नहीं कर सकी है, क्योंकि बड़े अरसे से खान साहब की जो बहनें हैं वो माइनस इमरान खान की बात कर रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस चीज़ के ऊपर अमल किया जा रहा है। आपको लगता है कि वाकई माइनस इमरान खान साहब करने की कोशिश की जा रही है KPK में? देखिए, पहली बात तो ये कि लीमा भी बातें करती हैं, बातचीत होती है उनकी, लेकिन वो बातों से आगे एक्शन पे कभी जो है वो आई नहीं है। उन्होंने देखे ना, वो कहती हैं तहरीक चलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना ये करे, फलाना वो करे। देखिए, नुसरत भुट्टो ने जब मूवमेंट चलाई थी तो उनमें कितनी पार्टी उस वक्त मौजूद थी, या कितने लोग उनके साथ थे? वो अकेली निकली थी। कलसूम नवाज ने नवाज शरीफ के लिए मुहिम चलाई थी, पूरी पार्टी छोड़ के चली गई थी उस वक्त। और नवाज शरीफ माइनस हो गए थे उस वक्त, लेकिन कलसूम नवाज ने मुहिम चलाई। इससे पहले अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो जवाहरलाल नेहरू की बेटी ने, बहनों ने, उनकी बेगम ने, उनकी माँ, जो पर्दादार औरतें थी उस वक्त, उन्होंने मूवमेंट चलाई थी। तो आप कह रही हैं, लेकिन वो भी अभी तक मूवमेंट की तरफ वो नहीं बढ़ी है। या तो मूवमेंट चलाएं या पॉलिटिक्स करें, या दोनों काम। और दूसरी बात यह है कि मेरी जाती राय में तो देखें, मूवमेंट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। मूवमेंट ही तो स्ट्रेटजी नहीं है ना खाली। वो रोज एक जो है वो मूवमेंट की बात कर देती हैं, और उसके बाद होता कुछ भी नहीं, जिससे जो कारकुनान है उनमें बड़ी बददिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इन तमाम कोर इशूज़ में जहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत स्ट्रेटजिकली बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रही है, वहाँ अपोजिशन को भी साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। लेकिन किस हद तक अगर अपोजिशन मजबूत तरीके से इन तमाम इशूज़ में सपोर्ट नहीं करेगी तो बड़ा मुश्किल होगा कि नेशनल एजेंडे को एक नेशनल कॉज के तौर पर आके लीड किया जा सके। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।